जी हाँ दोस्तों, खुशी है 500 सब्सक्राइबर्स के कंप्लीट होने की। हमारे चैनल ने आज 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए दोस्तों। एंड वक्त पर लास्ट पेपर वाले दिन ही घर वालों ने फोन भेज दिया। पेरेंट्स बार बार बोलते रहे कि तू पढ़ाई नहीं करेगा, पढ़ाई पर फोकस कर, क्यों भटक गया है तू जिंदगी में। उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने पूछा, मैंने नहीं बताया, तो उन्होंने सीधे सीधे एक ही बात कही कि थोड़ा और वीडियो बना लेता ना। और उसी बीच मेरे अंदर ये भी डाउट आने लग गया कि यार मेरा कुछ होगा कि भी नहीं होगा। इस फोन से मैंने 3,70,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए, लेकिन खुद पर आज गर्व होता है कि मैंने यार इतनी मुश्किलों के बावजूद भी यहाँ पर आ गया, टिक गया हूँ। ठीक है, ऐसा हुआ। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आज दीपक दे आप वॉइस ओवर छोड़ करके फेस कैम में कैसे आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बाकी वीडियो से अलग है। आज हम किसी और के बारे में बात नहीं करेंगे। आज आप सब जानोगे मेरी कहानी के बारे में, वो कहानी जो आपको इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगी। मैंने अपनी जिंदगी में जो सबसे बड़ी जंग लड़ी है, वो लड़ी है खुद से, खुद के हालातों से और खुद की फैमिली से। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 5 नवंबर 2002 से, मध्य प्रदेश के आगर मालवा में, जब आपके दीपक भाई ने इस दुनिया में जन्म लिया। जब मेरा जन्म हुआ तो मैं आपको मेरे पेरेंट्स की कंडीशन बताता हूँ। एक 10 बाय 10 का कमरा होता है, उसी में किचन, उसी में हॉल, उसी में बेडरूम, सब कुछ, खाना पानी सोना सब कुछ उसी में। तो ऐसी कंडीशन उस वक्त हमारी फैमिली की थी। और मेरे मम्मी और पापा दोनों ही उस वक्त सिलाई करते थे और वो बहुत हार्ड वर्किंग है। मतलब कि आप ये मानो कि हार्डवर्क जो है, मेहनत जो है, वो मुझे उनसे विरासत में मिली है। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो बचपन से ही मेरी जो एजुकेशन है वो ये हिंदी मीडियम स्कूल से, और बचपन से ही मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा रहा हूँ, खासकर 4th क्लास से। 4th क्लास में ऐसा क्या हुआ, 4th क्लास में ना मेरा थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा था। मतलब पहले इतना नहीं था, लेकिन 4th क्लास से मेरा थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा था। और हुआ क्या कि हमारी जो मैथ्स की टीचर थी, वो कुछ भी देती तो हम फटाफट से करके सोल्व करके उन्हें बता देते थे। तो इन सब चीज़ों से इंप्रेस होकर के मेरी टीचर ने मुझे क्लास का मॉनिटर बना दिया, और इससे मुझे अपने अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ वैल्यू मिली। और उस सेल्फ वैल्यू की वजह से मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए, और तब से ही मैं पढ़ाई में हमेशा पढ़ने वालों की लिस्ट में आता रहा हूँ। पर बचपन से ही मेरे सपने कई बार बदले। कभी सोचता डॉक्टर बनेंगे, कभी सोचा इंजीनियर बनेंगे, और जब क्रिकेट में इंटरेस्ट आया तो सोचा क्रिकेटर बनेंगे। इससे कई बार सपने बदलते रहे। तो कोई फिक्स नहीं था मेरा कि हाँ मुझे यही करना है तो यही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो 4th क्लास हुई, 5th हुई, 6th हुई, 7th हुई। जिंदगी की थोड़ी असली शुरुआत होती है क्लास 8th से, जब मैं टीन एज में इंटर किया। टीन एज यानी कि 13 से 19 साल, 13 to 19, वो एज जिसमें हमारे अंदर नए नए हार्मोन्स जनरेट होते हैं। हम कई सारी चीज़ों को लेकर इनसिक्योर होने लगते हैं। हमें पता चलता है कि एक्चुअल में ज़िंदगी में क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, तो हमें सब कुछ पता चलने लगता है। और ये बात मैं आपको पहले बता दूं कि मैं भी आप में से कई लोगों की तरह थोड़ा शाय, इंट्रोवर्ट और एक ऐसा लड़का जो कि छोटी छोटी बातों के लिए टेंशन ले लेता है, स्ट्रेस ले लेता है। बचपन से ही मैं ऐसा ही रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत बड़ी एडवाइस देना चाहूँगा कि भले आप अच्छे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सीधे मत रहो। अगर आप सीधे रहोगे ना, घुट घुट कर जिंदगी जियोगे। ऐसा मेरे साथ हुआ, इसलिए बता रहा हूँ। खैर छोड़ो, 8th क्लास कंप्लीट हुई, 9th क्लास कंप्लीट हुई, और आती है 10th क्लास। और 10th क्लास में भी मुझे ये नहीं पता था कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। हाँ, मेरे अंदर ये था कि कुछ ना कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी माइंड में कि हाँ एग्जैक्ट यही करना है। मैं सोचता कि हाँ थोड़ा टाइम है तो बाद में सोचेंगे कि एग्जैक्टली क्या करना है, नई नई चीज़ें पता चलेगी ज़िंदगी में आगे तो डिसाइड कर लेंगे कि हाँ ये करना है वो करना है। तो मैं इस चीज़ के लिए इतना स्ट्रेस नहीं ले रहा था। मेरा फोकस था 10th पर। और 10th क्लास में मैं पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस था। और 10th क्लास में क्या होता था, कोई भी रिलेटिव या फिर कोई भी घर पर आता था तो मैं उनका फ़ोन लेता और यूट्यूब पर सर्च करता संदीप माहेश्वरी, और उनके वीडियोस देखने लग जाता। मतलब मैं मोटिवेट तो था ही अंदर से, लेकिन मैं चाहता था कि इनके वीडियोस को देखकर मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊँ, ताकि मैं और अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँ और ज़्यादा पढ़ाई कर पाऊँ। मैं संदीप माहेश्वरी सर को जानता तो 8th क्लास से था, उनके कुछ वीडियोज़ भी देखे थे, लेकिन असली फैन जो मैं उनका बना ना, वो 10th क्लास से बना। काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने उनके देखे और बहुत मोटिवेट रहता उस वक्त में। तो 10th की एग्जाम हुई, फिर 10th का रिजल्ट आया और मेरे आए 96%। हाँ, क्योंकि पेपर थोड़े सिंपल थे ये था, लेकिन अगर सिंपल नहीं भी होते तो भी मेरे 90 के आसपास तो बन ही जाती, क्योंकि सिलेबस में ऐसा कुछ बचा ही नहीं था जो कि हमने छोड़ा हो। ठीक है, सब कुछ हमने पढ़ा ला था, सब कुछ रट दिया था पूरी तरह से। तो 90 तो फिर भी मेरे बन जाते, लेकिन हाँ 96 मेरे बने तो मैं काफ़ी खुश हुआ। लेकिन ज़िंदगी में ये था कि मुझे करना क्या है ये मुझे जानना है। तो संदीप माहेश्वरी सर की एक लाइन मेरे अंदर थी कि जब कुछ करना ही है तो बड़े से बड़ा करो, अगर सोचना ही है तो बड़े से बड़ा सोचो। तो ओवर मोटिवेट में था उस वक्त। तो मैंने सोचा कि देखते हैं कि सबसे बड़ी एग्जाम कौन सी है। तो मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि यूपीएससी इंडिया की सबसे टफ और सबसे बड़ी एग्जाम है। तो मैं यूपीएससी के बारे में देखने लग गया, उसी के बारे में सोचने लग गया और सोचने लग गया कि हाँ मैं यही करूँगा। वो मेरे दिल की आवाज़ नहीं थी, वो मेरे मन की आवाज़ थी। लेकिन हाँ कुछ नहीं है तो मेरा ये था कि हाँ इस पर ही करेंगे आगे जा करके। तो अगर मुझे यूपीएससी करनी थी तो 10th के बाद में मुझे स्ट्रीम सेलेक्ट करनी थी आर्ट्स, लेकिन मैंने सिलेक्ट करी साइंस। ठीक है, मैंने मैथमेटिक्स से अपनी 11th 12th कंप्लीट किए। मैंने इसलिए आर्ट्स नहीं लिया क्योंकि मेरे अंदर क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं थी। तो 10th के बाद में 11th क्लास आई, और 11th क्लास में एक दिन क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड है तो उसने मुझसे एक सवाल पूछा। मैंने खूब सोचा लेकिन उसका आंसर मैं नहीं दे पाया। तभी उसी वक्त एक और फ्रेंड वहाँ पर आया और उस फ्रेंड ने सेम क्वेश्चन उसी से किया। उसने थोड़ी देर सोचा और फटाक से उसका जवाब दे दिया, और वो जवाब बिल्कुल सही था। तो उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इतना सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन था,
अगर मैं यही नहीं कर पा रहा हूँ तो यूपीएससी में लाखों स्टूडेंट से क्या कॉम्पीट करूंगा, क्या यूपीएससी करूंगा। तो उस वक्त मुझे पता चल चुका था कि यूपीएससी जो है भाई साहब ये मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं होगा। इतने बच्चों से कॉम्पीट करना कोई खेल नहीं है, ओवर मोटिवेटेड होने का कोई फायदा नहीं। तो मैंने उसको माइंड से निकाल दिया और ऐसे ही जो चल रहा है लाइफ में चलने लगा। लाइफ में चल रहा था सब कुछ, मैं अच्छे से पढ़ाई भी कर रहा था, लेकिन ये बात मुझे अंदर अंदर खाई जा रही थी कि मुझे जानना है कि मुझे लाइफ में क्या करना है। क्योंकि अगर मुझे ये मिल जाए ना कि मुझे ये करना है तो मैं इस पर फोकस करूं और बाकी स्टूडेंट से आगे निकलने के लिए अभी से उस पर काम करूं। मेरे पास जो बचा हुआ टाइम था, थोड़ा टाइम मुझे मिलता था एक्स्ट्रा, तो मैं चाहता था कि इस टाइम का मैं यूज करूं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये जो यूट्यूब जर्नी है ये कैसे स्टार्ट हुई और ये यूट्यूब का अचानक माइंड में आया कैसे। तो बात है नवंबर 2018 की 11th क्लास में ही। हम फ्रेंड्स वगैरह ऐसी बात कर रहे थे कि भाई मैं एक लिंक शेयर करूंगा, तू डाउनलोड करना, तुझे इतने मिलेंगे, मुझे इतने मिलेंगे। तो कुछ दिन हम ऐसे ही करते रहे। तो मैं सोच रहा ये हम क्या कर रहे हैं, हमें बहुत बड़ा करना है और ये क्या चिंदी सी चीज़ें हम कर रहे हैं। यूट्यूब का ये मुझे पता था कि हाँ यूट्यूब पर जब वीडियोस बनाते हैं, व्यूज आते हैं तो उनसे हमें पैसे मिलते हैं, इतना पता था, लेकिन इसके अलावा कुछ और पता नहीं था। तो उस वक्त मेरे माइंड में ये आया कि ऑनलाइन अर्निंग में यार यूट्यूब से बेस्ट और कोई है ही नहीं, ठीक है। उस वक्त तो मैंने यूट्यूब का सोचा जरूर था, लेकिन स्टार्ट नहीं किया। स्टार्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि 11th में हमारी हाफ ईयरली एग्जाम चल रही थी। तो 15 दिन तक मैंने स्टार्ट नहीं किया और इन 15 दिनों में ये पूरी तरीके से साबित हो चुका था कि ये मेरे दिल की आवाज़ थी, दिमाग की नहीं। क्यों? अगर ये मेरे दिमाग की आवाज़ होती ना तो माइंड कहीं और चला जाता, लेकिन ये मेरे दिल की आवाज़ थी। तो हर दिन इसका डिज़ायर मेरे अंदर बढ़ता ही रहा 15 दिनों तक। और फाइनली हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हुई और फाइनली मैंने स्टार्ट किया। 11 दिसंबर 2018 को मैंने अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड किया, 1 और 11 कैसे होता है। क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि इस टाइप के वीडियो बहुत चलते हैं, तो इस टाइप के वीडियो बनाते हैं, व्यूज़ आएंगे और हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे, हम फेमस हो जाएंगे, ऐसा सोचा था मैंने। तो मैंने वीडियोस बनाए कुछ 1 और 11 कैसे होता है, 12 पर 21 कैसे होता है, ऐसी मैथमेटिकल ट्रिक्स थी। तो मुझे लगा इस टाइप की वीडियो देखेंगे लोग। तो उस पर जितने भी व्यूज़ आए सारे व्यूज़ मेरे ही थे और मैंने जिनको शेयर किया था उनके थे। तो मैंने जितना भी सोचा था उसका पूरा उल्टा हुआ। तो जब मैं इस टाइप की वीडियो बना रहा था तब मैंने सोचा कि मुझे एक माइक लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फ़ोन थोड़ा दूर होता है और माइक अगर पास में रहेगा तो वॉइस क्वालिटी अच्छी आएगी। तो उस माइक को लेने के लिए चाहिए थे पैसे और पैसे मेरे पास थे नहीं और मैं अपने पेरेंट्स से मांग नहीं सकता था। अगर मैंने उनसे मांगा, उनको पता चल गया कि भाई साहब ये पढ़ाई को छोड़ करके इस टाइप पे कर रहा है तो बंद करवा देते सब कुछ। तो मैंने उनको नहीं बताया और उनसे तो पूछना पूरी तरीके से बेकार था। तो 20 रुपये मेरे पास में थे, 100 रुपये मैंने एक फ्रेंड से लिए, उसके बाद में 50 एक और से लिए, 10 रुपये एक से लिए और 20 रुपये एक से लिए और 20 रुपये मेरे पास थे ही सही। तो ऐसे करके मैंने 200 रुपये का एक माइक ले लिया। पहले मैंने आपको बताया था कि मेरा जो माइक था वो 120 रुपये का था, लेकिन सॉरी मुझसे गलती हो गई थी। मैंने फिर से अभी मेरी जो कॉपी है जिसमें मैंने सब कुछ लिख रखा था उस वक्त, तब मुझे पता चला कि माइक 200 रुपये का था और मैंने एक से नहीं बल्कि 4-5 लोगों से उधार लिए थे। किसी से 10 रुपये, किसी से 20 रुपये, किसी से 50, किसी से 100 और 20 रुपये मेरे पास से थे। तो ऐसा करके मैंने 200 रुपये का माइक लिया। खैर उसकी क्वालिटी जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी इट्स ओके। तो इस टाइप के मैंने वीडियो बनाए, वो चले नहीं। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इस टाइप से यूट्यूब पर ग्रो नहीं कर सकते, एक्चुअल में सही से काम करना पड़ेगा। और जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मतलब ये स्टार्टिंग के वीडियोस बनाए जिन पर व्यूज़ नहीं आए, मुझे कुछ भी पता नहीं था यूट्यूब बारे में, थंबनेल क्या होता है, एडिटिंग कैसे करते हैं, कुछ भी पता नहीं था। उस वक्त ही मेरे अंदर से आ चुका था, मैंने ठान लिया था कि मुझे यूट्यूब पर ही काम करना है, मुझे इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है किसी भी हालत में। भले अभी कुछ भी पता नहीं है, लेकिन एक टाइम बाद सब कुछ पता होगा। मैंने ठान लिया था, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर से था कि किसी हालत में मुझे यूट्यूब पर ही काम करना है। तो स्टार्टिंग के ये कुछ वीडियोस बनाए, उसके बाद में मैंने देखा कि यूट्यूब से पैसा कमाते कैसे हैं, प्रोसेस क्या होती है। इतना पता था कि पैसे आते हैं, लेकिन कैसे आते हैं ये नहीं पता था। तो एक वीडियो देखा मैंने आधे घंटे का, उसने स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस बताई कि ऐसे ऐसे होता है, और वो वीडियो को देख करके भाई साहब मेरे होश उड़ गए। मैं उस दिन बहुत उदास हुआ, क्योंकि मुझे उस वीडियो को देखने के बाद पता चला कि यूट्यूब पर पैसे कमाने के लिए आपके 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम होना जरूरी है, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा, तभी आपके वीडियोस पर एड्स आएंगे और आप पैसा कमाओगे। तो यहाँ तक तो ठीक था, हाँ चलो क्राइटेरिया है, पूरा हो जाएगा। लेकिन बात ये थी कि आप अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, यूट्यूब से पैसा नहीं कमा सकते अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो। और मैं उस वक्त था 16 साल का। तो उस दिन मुझे अंदर से बहुत बुरा शौक लगा कि यार अगर पैसा नहीं आया तो घर वालों को कन्विंस कैसे करूंगा, यूट्यूब पर टिकूंगा कैसे, 2 साल तक मैं कैसे काम कर पाऊंगा। तो जैसे तैसे मैंने खुद का हौसला बढ़ाया, मैंने कि इट्स ओके, अगर 2 साल तक पैसा नहीं भी आता है तो भी मैं इस पर काम करूंगा। और ये बात प्रूव करती है कि मैं यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए नहीं आया था, ठीक है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक फ़ोन था जो कि इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन फिर भी मैं काम चला रहा था। मेरे पास कोई सोर्स नहीं था, घर वालों को ज़्यादा बता नहीं सकता था इसके बारे में, ना ही उनसे कोई सपोर्ट था। फिर भी मैंने ठान लिया कि किसी भी हालत में मैं काम करूंगा, पैसे नहीं आएंगे फिर भी मैं काम वेट कर लूंगा, लेकिन मुझे काम करना ही है। तो वो जो मैथमेटिकल टाइप के वीडियोस होते थे वो सारे मैंने बनाना बंद कर दिए, और उसके बाद में मैंने मेरा जो इंटरेस्ट था पर्टिकुलर सेल्फ इंप्रूवमेंट में, उस टाइप के मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए। तो दिसंबर 2018 जा चुका था और महीना था जनवरी 2019 का। तो मेरे 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके थे, जो कि मैंने ही लोगों को शेयर किया था, दूसरों के फोन ले लेके सब्सक्राइब किया था। सारे सब्सक्राइबर्स, एक भी जेन्युइन नहीं था। और जनवरी के महीने तक सबको ये बात पता चल चुकी थी कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाता हूँ। फैमिली को भी पता थी, लेकिन उस बात को इतना सीरियसली ले नहीं रहे थे, क्योंकि
उन्हें यूट्यूब के बारे में कुछ पता नहीं था, उनको लगता था हाँ इसी नॉर्मल फ़ोन चलाते हैं तो कर रहे होंगे कुछ, छोड़ो, उन्होंने इतना फोकस नहीं किया इस पर। लेकिन हाँ, फ्रेंड्स जिनको पता था वो उनमें से कुछ मजाक बनाते थे। अपने जो फ्रेंड्स होते हैं चलो वो मजाक बना रहे हो तो चलता रहता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना जो कि पीठ पीछे हंसते हैं, एक्चुअल में हम पर हंसते हैं। तो उनकी हंसी, उनकी बातें ना अंदर अंदर बहुत चुभती थी। उस वक्त कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वीडियो क्वालिटी जो होती है ना बहुत ख़राब होती थी। तो एक बार क्या हुआ, जनवरी में ही 14 जनवरी जब मकर संक्रांति होती है तो छत पर एक फ्रेंड ने डीजे वगैरह लगवाए। तो कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना जो कि हमें टोंट मारते रहते हैं, बार बार उंगली करते हैं। तो उसने क्या किया, उससे और मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि मेरे जो वीडियोज़ है वो बहुत बेकार है, बहुत अच्छे नहीं है, और अगर वो वीडियो मेरे सामने कोई प्ले करता तो मैं वो शर्मा जाता था, बहुत अजीब सा लगता था। तो उसने क्या किया, फ़ोन को डीजे से कनेक्ट किया और डीजे में मेरा वीडियो प्ले कर दिया। उसे पता था कि ये बात मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी, इसलिए उसने जानबूझ करके ऐसा किया। और उस वक्त तो बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट भी हुआ कि क्या क्या मजाक बना रहा है, कैसे कर रहा है। मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि मेरे सपनों का मजाक बन रहा है, मेरा मजाक नहीं बन रहा है। मेरे अंदर ये था कि मेरी गवाही मैं नहीं, मेरा वक्त देगा, अभी मुझे चुप रहना है, कुछ भी नहीं करना है। ये जो मेरा मजाक बनाते हैं इनसे मुझे गुस्सा आता है, जो एनर्जी निकलती है इस एनर्जी का मुझे यूज़ करना है अपने काम को करने में। तो मैं उस वक्त उन्हें कुछ नहीं कहता, मैंने कि मेरी जो गवाही है वो मैं नहीं, मेरा वक्त देगा, और वक्त ने दी भी। खैर इस बात को छोड़ो क्योंकि ज़िंदगी में इससे बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आई, आपको आगे पता चलेगी वीडियो में, तो इस बात को हम छोड़ते हैं। तो दिसंबर जा चुका था, जनवरी भी निकला, फरवरी भी निकला, और अब आया मार्च में मेरे सब्सक्राइबर्स थे 200, और मार्च के ही महीने में हमारी 11th की एग्जाम चल रही थी। और मेरे अंदर से ये था कि बस एक बार 11th की एग्जाम खत्म हो जाए, क्योंकि एग्जाम बाद मेरे पास टाइम ही टाइम होगा, ना ट्यूशन जाना ना स्कूल जाना, पूरी तरीके से फ्री, और वो पूरा टाइम मैं यूट्यूब पर दूंगा। मेरे अंदर ये था, तो मैं वेट ही कर रहा था, हर दिन वेट कर रहा था कि किसी भी हालत में बस एक बार ये 11th की एग्जाम खत्म हो जाए, उसके बाद तो मेरा ही राज है, ठीक है। तो मैं दिन गिनने लग गया कि आज 15 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं, और फाइनली वो तारीख आई 23 मार्च 2019 जब हमारी 11th की एग्जाम खत्म हुई। और लास्ट पेपर को जब मेरा पेपर खत्म हुआ तभी मैंने सोच लिया था कि घर जाकर के सोना नहीं है, आराम नहीं करना है। आराम वर्ड से मुझे सख्त नफरत थी उस वक्त, ठीक है। आराम करना ही नहीं है, अभी जाकर के काम करना है, क्योंकि आराम करने के लिए टाइम ही नहीं है। मेरे पास में सिर्फ 2 महीने हैं, अप्रैल एंड मई, उसके बाद में जून में स्कूल एंड ट्यूशन स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे पास में 2 महीने अच्छी तरीके से, और इन 2 महीनों में मुझे किसी भी हालत में यूट्यूबर बनना ही बनना है, क्योंकि अगर इन 2 महीनों में मैं कुछ भी नहीं कर पाया तो आगे कंटिन्यू करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फैमिली को कन्विंस करना, खुद को कन्विंस करना तक इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि इन 2 महीनों के बाद में मेरी 12th क्लास स्टार्ट होगी, और 12th में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। और एक और बात जो कि मैं बताना भूल गया था कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो भी आप यूट्यूब से पैसा कमा सकते हो। बस आपको क्या करना है, अपने मम्मी पापा का एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना है और वो वहाँ पर ऐड कर देना है। तो उससे मुझे एक होप मिल चुकी थी, आशा फिर से जग चुकी थी, हाँ, कि यूट्यूब पर काम कर सकते हैं और हम पैसे अभी भी कमा सकते हैं, ठीक है, ऐसा था। तो 11th का जो लास्ट पेपर था 23 मार्च 2019 को जैसे ही खत्म हुआ, मैं घर गया फुल एक्साइटमेंट में, फुल जोश से भरा हुआ, मतलब कुछ भी कर सकता हूँ, इतनी एनर्जी थी उस वक्त मेरे पास, आप सोच भी नहीं सकते, इतना एक्साइटमेंट था मेरा। क्योंकि काफ़ी टाइम्स में फंसा हुआ था, मतलब ट्यूशन जाना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, और फिर यूट्यूब पर ध्यान देना। तो मेरे अंदर ही था कि बस फ्री हो गए पूरी तरीके से, 2 महीने हैं, 2 महीने हम फाड़ करके रख देंगे। तो मैं घर गया फुल एक्साइटमेंट के साथ में, और फटाफट से फ़ोन ढूंढा, कि फ़ोन का रखा, अभी फ़ोन देखते हैं, फटाफट से काम शुरू करते हैं। 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है, घंटा भी वेस्ट नहीं करना, सोना नहीं, आराम नहीं करना है, किसी भी हालत में यहाँ पर करियर बनाना ही बनाना है। फ़ोन ढूंढा मैंने, भाई साहब उस दिन फ़ोन नहीं मिला। तो मुझे लगा कि यार मेरी जो बहन है शायद वो फ़ोन ले गई होगी, क्योंकि हम दोनों का फ़ोन था, तो मुझे लगा शायद वो कहीं ले गई होगी। तो मैंने वेट किया 1 घंटे 2 घंटे, वो आई भी सही वहाँ से। तो मैंने फिर चेक किया कि यार इसने फ़ोन कहाँ रखा है, फ़ोन नहीं मिला, पूरे घर में छान मिल लिया लेकिन मुझे फ़ोन नहीं मिला। तो थोड़ी देर बाद मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी फ़ोन कहाँ रखा है? मम्मी ने कहा कि फ़ोन तो बेच दिया। मैंने कहा क्यों, इन वक्त पर फ़ोन क्यों बेच दिया? मम्मी ने कहा कि बस ऐसे ही बेच दिया, कोई लेने वाला मिल गया था तो उसे दे दिया, और वैसे भी तुम्हारी 12th क्लास स्टार्ट होने वाली 2 महीने बाद, तो फ़ोन का तुम क्या ही करोगे, वैसे भी फ़ोन बाद में ले लेना। तो ऐसा सीन था। और उस दिन मुझे बहुत बहुत हर्ट हुआ, यानी कि एक तरफ मेरा एक्साइटमेंट, मेरा जोश, एनर्जी इतनी ज़्यादा थी जिसकी कोई हद नहीं। इतना मैंने वेट किया कि लास्ट पेपर खत्म हो जाए, उसके बाद मैं फिर से काम स्टार्ट करूँगा, अच्छे से काम स्टार्ट करूँगा, और एंड वक्त पर लास्ट पेपर वाले दिन ही घर वालों ने फ़ोन बेच दिया। मम्मी पापा की सिर्फ इस सोच की वजह से कि फ़ोन की वजह से पढ़ाई नहीं करेंगे, इनका करियर बर्बाद हो जाएगा, ये पढ़ाई पे फोकस नहीं करेंगे, दिन भर फ़ोन में लगे रहेंगे, इस सोच की वजह से मेरे सपने चूर चूर हो गए, मुझे ऐसा लगा। तो उस दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, बहुत दुखी रहा, बहुत रोया भी सही में अकेले में। वो दिन निकला, अगला दिन फिर ऐसे ही हुआ। तो मैंने कि यार कुछ ना कुछ तो मुझे करना है, ऐसे ही नहीं बैठ सकता मैं, क्योंकि मैंने इतना वेट किया और एन वक्त पर ऐसा कुछ हो जाए, मुझे कुछ ना कुछ करना है, और मैं कुछ ना कुछ करके रहूँगा ही सही। फ़ोन मुझे चाहिए किसी भी हालत में, अगर फ़ोन नहीं है तो वीडियो कहाँ से बनाऊंगा मैं? मुझे नहीं चाहिए माइक, मुझे नहीं चाहिए अच्छा सेटअप, मुझे नहीं चाहिए अच्छा बैकग्राउंड वगैरह, कुछ भी ले, मुझे बस फ़ोन चाहिए। तो मैंने अगले ही दिन डिसाइड किया कि जिसे भी फ़ोन बेचा है मैं उसको कॉल करूँगा और उससे किसी भी हालत में वो फ़ोन वापस लेकर के आऊँगा, क्योंकि मम्मी ने कहा था कि फ़ोन और सिम दोनों उसी के पास में। तो मैंने क्या किया, अपने नंबर पर कॉल किया, और मैंने देखा कि यार रिंग जा रही है लेकिन सामने वाला उठा नहीं रहा है, मतलब कि सिम चल रही है, उसने उसकी सिम नहीं डाली है, वो मेरी ही सिम यूज़ कर रहा है।
तो मैंने कॉल किया, उसने नहीं उठाया। फिर 1-2 घंटे बाद फिर कॉल किया, फिर नहीं उठाया। तो फिर से मैंने फ़ोन किया, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। लेकिन घर में कहीं से रिंगटोन की आवाज़ आ रही थी, फ़ोन की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने देखा कहाँ से आवाज़ आ रही है। मैं फटाफट से जहाँ आवाज़ आ रही है वहाँ पर गया और मैंने फिर से कॉल किया और देखा तो वहाँ से आवाज़ आ रही थी। यानी कि फ़ोन जो है वो एक दरोज में लॉक करके रखा गया है। तो मम्मी ने फ़ोन को एक दराज में लॉक करके रख दिया कि जैसे ही कोई मिलेगा ग्राहक इसे तुरंत ही बेच देंगे, और इनको ये बता दो अभी से कि अभी से फ़ोन बेच दिया है। और जब पता चली गया था तो पापा ने फिर से फ़ोन निकाल करके मैं दे दिया। मम्मी ने पापा से कहा कि क्यों दिया इन्हें फ़ोन, अब ये पढ़ाई नहीं करेंगे, देखना सिर्फ फ़ोन में लगे रहेंगे। खैर मम्मी बहुत गुस्सा हो रही थी, तो मैंने कहा कि जिसको जो कहना है कहने, तो गुस्सा कर रहे हैं करने, तो अपना भी वक्त आएगा एक दिन, इनको मैं प्रूव भी कर दूंगा कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उन्हें पता चल चुका था कि यूट्यूब को लेकर ये थोड़ा सीरियस है, तो फिर उनकी हरकतें शुरू हो चुकी थी। मम्मी भले ही बहुत गुस्सा कर रही थी, लेकिन मेरी जान में जान आई कि फाइनली फ़ोन मिल गया। मेरे जो सपने थे जो कि एक दिन के लिए चूर चूर हो गए थे, सब कुछ खत्म हो चुका था ऐसा लग रहा था, वो उम्मीद फिर से जाग गई, सपनों में फिर से जान आ गई, और मेरे अंदर की जो चिंगारी थी वो फिर से आग बन गई, और मेरी जो आग थी वो फिर से ज्वाला बन गई। कहने को मेरी 11th की एग्जाम तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी की असली एग्जाम जो थी वो अब शुरू होनी थी। और मैंने अपने आप से ये कह दिया था कि एग्जाम चाहे कितनी भी टफ क्यों ना हो, इस एग्जाम में मैं पास होकर के दिखाऊंगा। और फिर से पूरे जोश के साथ में काम मैंने शुरू कर दिया। तो मेरे पास 2 महीने थे, अप्रैल एंड मई, और इन 2 महीनों में मैंने अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी, पूरी ताकत झोंक दी मैंने इन 2 महीनों में। उस वक्त ही घर के साइड में एक स्टोर रूम टाइप था जहाँ पर बहुत सारा ये कबाड़ कूटा इस टाइप से रखा रहता। मैं आपको फोटो बताता हूँ, उस वक्त मैंने एक फोटो ली थी आज इस वीडियो में दिखाने के लिए। तो आप इस फोटो को देखो, ये वो जगह है जहाँ पर मैं स्टार्टिंग में वीडियोस बनाता था, ठीक है। तो वहाँ पर मैं जाता, और आप में से कई लोगों को पता होगा जब हम इस टाइप से वीडियो बनाते हैं, वीडियो शूट करते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें खिड़की, दरवाजे, पंखे, कूलर सब कुछ बंद करना पड़ता है। और जब हम वॉइस रिकॉर्ड करते हैं या फिर वीडियो शूट करते हैं तो माइंड पर एफर्ट लगता है, ठीक है, गर्मी लगती है बहुत, हमें घबराहट होती है, तो वो तो ठीक है, वो गर्मी एक अलग, और अप्रैल और मई की गर्मी अलग, और ऊपर से चद्दर लगे हुए हैं, ठीक है। तो चद्दर से फिर वहाँ पर कितनी गर्मी आती है आप सोच सकते हैं। लेकिन वो जो गर्मी थी उससे मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे जो सपनों की एनर्जी थी इतनी बड़ी, उसके सामने वो गर्मी इतनी सी बड़ी थी, इतनी सी बड़ी। मेरे माइंड में हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि जा रहा हूँ तो वीडियो बंद करके ही आना चाहिए वापस, ठीक है। तो मैं जाता वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए या फिर वीडियो शूट करने के लिए, फिर से वापस आता पूरा पसीने में होता। आने के बाद सबसे पहले मैं आईने में देखता खुद को, 2-3 सेकंड खुद को देखता, और आईने में जा करके मैं खुद से सिर्फ एक बात कहता कि यही पसीना तेरे लिए एक दिन एसी लाएगा, एक दिन अच्छा सेटअप बनाएगा जहाँ पर तू अच्छे से वीडियो बना सकेगा। और जब मैं ये बात खुद से कहता था ना, तो मुझे अपने आप पर बिल्कुल भी डाउट नहीं था, क्योंकि मैं दिन पर दिन इंप्रूव कर रहा था और मुझे पूरा विश्वास था कि मैं कुछ ना कुछ तो इस फील्ड में करूंगा ही करूंगा। और मुझे ऐसा लगा था कि यार मेरे पास में 2 महीने हैं, तो इन 2 महीनों में तो मैं अपनी तरफ से फ्रीली होकर काम कर सकता हूँ, किसी का कोई प्रेशर नहीं है, दोस्तों टोंट मारने वाले नहीं मिलेंगे, क्योंकि ना स्कूल में मिलेंगे ना ही ट्यूशन में मिलेंगे, तो कहीं टोंट मारने वाले नहीं मिलेंगे, ठीक है। पढ़ाई वगैरह कुछ है नहीं, ट्यूशन वगैरह स्कूल वगैरह कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत प्रॉब्लम्स आई। मतलब मैं वीडियो बनाने के लिए जाता तो फ़ोन जो है वो मेरा अकेले का नहीं था, मेरा और मेरी बहन का था। तो उसे पता था कि अगर ये वीडियो बनाने के लिए जा रहा है तो बहुत टाइम लगाएगा, वॉइस रिकॉर्ड करेगा, वीडियो शूट करेगा, फिर उसको एडिट करेगा, फिर अपलोड करेगा, फिर व्यूज़ चेक करता रहेगा, तो बहुत टाइम बाद अब मुझे फ़ोन मिलना है। तो बहुत गुस्से से देखती मुझे उस वक्त, तो आधा मूड तो मेरा वहीं पर ख़राब हो जाता। उसके बाद में एफर्ट लगाना पड़ता, वहाँ पर बहुत गर्मी लग रही होती, लेकिन वो चलो ठीक है, फिर बना करके आ जाता। तो वहाँ पर मैंने एक बात सीखी कि प्रॉब्लम से तो हम चाह कर भी नहीं बच सकते, कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम हमारा पीछा करके हमें पकड़ ही लेगी। खैर वो कुछ भी नहीं था, क्योंकि ज़िंदगी की असली एग्जाम जो थी वो आने वाले टाइम में शुरू होने वाली थी। तो इन 2 महीनों में मैं जैसे जैसे काम कर रहा था, अच्छे से काम कर रहा था। अप्रैल महीना पूरा हो चुका था और मई का महीना आ चुका था, और तब तक मेरे व्यूज़ थोड़े बहुत आने लगे थे, यानी कि 100-200 व्यूज़ मेरे आने लग गए थे मई के महीने तक। फिर इसी बीच मैंने एक दिन सोचा कि यार मैं ना एक काम करता हूँ, बहुत तगड़ा वीडियो बनाता हूँ, बहुत रिसर्च करूँगा, बहुत अच्छे से बनाऊँगा, बहुत एडिटिंग करूँगा, तो हो सकता है कि वो वीडियो वायरल जाए। और मुझे खुद पर पूरा विश्वास था कि ये वीडियो बनाऊँगा तो इस पर बाकी वीडियोज़ के मुकाबले थोड़े ज़्यादा ही व्यूज़ आएंगे और मेरा चैनल हो सकेगा तो अच्छा खासा ग्रो भी हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, उस एक वीडियो को बनाने के लिए 5 दिन दिए, पूरे 5 दिन सिर्फ मैं उस एक वीडियो में लगा रहा। उसकी अच्छे से स्क्रिप्ट लिखी, वॉइस रिकॉर्ड की, खूब एडिटिंग करी, 3-4 दिन उसमें एडिटिंग करते रहा, बहुत हाई एडिटिंग की, सबसे ज़्यादा एडिटिंग करी मैंने उस वीडियो में। और जब मैंने उसको एक्सपोर्ट किया तो वो वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो फ़ोन था वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। और मुझे बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि यार मैंने इतना टाइम दिया, इतना कुछ किया, और एट द एंड में वो जो वीडियो है वो गैलरी में नहीं आ रहा, उसको मैं अपलोड कैसे करूँ, उसको मैं बाहर निकाल ही नहीं पा रहा। तो मैंने उस वीडियो को फिर से एडिट किया, थोड़ा हल्का एडिट किया, ज़्यादा हाई फाई एडिटिंग नहीं की। उसके बावजूद भी फिर से वो एक्सपोर्ट नहीं हुआ। मेरा जो फ़ोन था उसकी परफॉर्मेंस दिन पर दिन गिरती जा रही थी। मैंने उस वीडियो को बहुत लो क्वालिटी का कर दिया, तब जा करके वो एक्सपोर्ट हुआ। और इतने दिन देने के बाद में जब मैंने उस वीडियो को अपलोड किया तो उस वीडियो पर बाकी वीडियोस के मुकाबले भी बहुत कम व्यूज़ आए। बाकी वीडियोस पर तो फिर भी मेरे 17-80 व्यूज़ आ जाते थे, लेकिन उस वीडियो पर तो सिर्फ 20 व्यूज़ ही आए। तो वहाँ पर एक बात तय हो चुकी थी कि मैं चाह कर भी अपने फ़ोन में ज़्यादा अच्छी एडिटिंग नहीं कर सकता, और ना ही मुझे नया फ़ोन मिलने वाला है, क्योंकि जो फ़ोन मेरे पास आया है ना, यही बहुत मुश्किल से आया, यही बिकने वाला था, लेकिन बच गया मेरे पास में, तो नया फ़ोन मिलने वाला नहीं था। इसकी परफॉर्मेंस दिन पर दिन गिरती जा रही थी, तो इसी से मुझे कुछ न कुछ करना था।
ठीक है। तो इसका था मई का महीना था। मई के महीने में मेरे मतलब थोड़े व्यूज़ आने लग गए थे, जेन्युइन व्यूज़ आने लग गए थे। 100-200 व्यूज़ मेरे पर वीडियो पर आते थे। तो टाइम मेरे पास बहुत ही कम बचा था। तो मई के एंड में, मई का महीना था और मई के एंड में ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो पर पहले ही दिन 500 व्यूज़ आ गए। और ये देखकर मैं खुशी से पागल हो गया। मतलब 24 घंटे में 500 व्यूज़ बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं थी मेरे साथ। तो 500 व्यूज़ आ गए मेरे पहले ही दिन। तो मैं बहुत खुश हुआ कि नहीं यार, वाकई में वीडियो पर व्यूज़ आ गए, चलो अच्छा है। तो अप्रैल और मई का महीना खत्म हुआ। मेरा जो टाइम था, जो मैंने अपने लिए डिसाइड किया था, वो महीना खत्म हुआ। महीना आया जून का। और अच्छी बात ये थी कि जून के भी मुझे 15 दिन मिल चुके थे, क्योंकि स्कूल और ट्यूशन स्टार्ट होने में 15 दिन बाकी थे, मतलब आधा महीना मेरे पास अभी भी था। तो मई के एंड में मेरा चैनल धीरे धीरे थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने लगा था। और 7 जून 2019 को मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए और उस पर मैंने एक वीडियो बनाया भी था। मैंने क्या कहा था आप खुद देखिए। जी हाँ दोस्तों, खुशी है 500 सब्सक्राइबर्स के कंप्लीट होने की। मुझे पता है कि इसमें बहुत टाइम लग गया, लेकिन अभी जो ग्रोथ चल रही है उस ग्रोथ के हिसाब से अगले 1.5 महीने के अंदर अंदर हमारा चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स को पालेगा। और इसके बाद वही वीडियो जिस पर पहले दिन 500 व्यूज़ आए थे, वो वीडियो थोड़ा वायरल हुआ, उस पर 16,000 व्यूज़ हुए। और 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के ठीक 9 दिन बाद 16 जून 2019 को ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। और खुशी के आंसू क्या होते हैं और खुशी का सबसे जो पीक स्टेट होता है वो क्या होता है, वो मैंने उस दिन फील किया। और आप यकीन मानिए 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर जो मुझे खुशी मिली थी ना, वो 10,000, 1 लाख सब्सक्राइबर्स, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन होने पर भी वो फिर वापस कभी नहीं हुई। क्योंकि उस 1000 को पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, इसलिए मुझे बहुत बहुत खुशी हुई थी। ठीक है, तो 16 जून को मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए और उसके बाद से फिर मेरे ट्यूशन एंड स्कूल स्टार्ट हुए। तो दुनिया की नज़रों में भले ही मैं इतना सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन मैंने जो अपने लिए टाइम डिसाइड किया था 2 महीने, अप्रैल एंड मई, उसके बाद में जून का मुझे एक्स्ट्रा थोड़े 15 दिन मिल गए। तो इस टाइम में मैंने जो खुद से वादा किया था कि मुझे अपना चैनल है वो ग्रो करना है, ग्रोथ की पोजीशन पर पहुंचाना है, वो वादा मैंने खुद से पूरा किया। दुनिया की नज़रों में मैं सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन खुद की नज़रों में मैं सक्सेसफुल हो चुका था। और भले ही चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पता था कि ये ग्रो होने की शुरुआत जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। तो जून के महीने में ही हमारी 12th क्लास स्टार्ट हुई, ट्यूशन भी सारी स्टार्ट हो गई और मेरा जो चैनल था उसने भी अच्छी खासी रफ्तार पकड़ ली। जून और जुलाई के महीने में ही मेरे 1000 से 5000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए, 5000 से 10,000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए और 10,000 से 15,000 सब्सक्राइबर्स भी वहाँ पर कंप्लीट हो गए। और सच कहूँ तो पढ़ाई पर मेरा फोकस उतना नहीं था जितना कि पहले होता था। और मेरे अंदर ये एक सोच बन गई थी, पता नहीं ये सही थी या नहीं। मैं सोचता था कि यार मैं जो एक पढ़ रहा हूँ ये क्यों पढ़ रहा हूँ। मतलब मेरा फिक्स हो चुका था कि मुझे अपना करियर कंटेंट क्रिएशन में ही बनाना है और इस चीज़ का इस पढ़ाई से क्या ताल्लुक है, कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं इसमें क्यों इतना टाइम दे रहा हूँ और क्यों उधर टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्यों इतना टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा यहाँ पर। मैं जो पढ़ रहा हूँ ये मेरे काम ही नहीं आने वाला, थोड़े टाइम बाद ये सब कुछ मैं भूल जाऊँगा, कोई काम नहीं आएगा, कोई नहीं पूछेगा, तो क्यों कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए मेरा जो फोकस था वो पढ़ाई पर थोड़ा कम था, लेकिन इतना नहीं। और मेरा जो फोकस था वो वीडियोस पर अभी भी पूरा था। वेल, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, जिंदगी में बहुत ही मज़ा आ रहा था। लेकिन इसके बाद मेरी ज़िंदगी की असली जंग शुरू हुई। और एक और बात कि जब मेरी 12th क्लास स्टार्ट हुई तो फिर से हम किराए के घर पर शिफ्ट हुए। तो वहाँ पर भी ऊपर एक छोटी सी जगह थी जहाँ पर मुझे वीडियो बनाने के लिए तो मिल गई थी। और जब 12th क्लास चल रही थी तो 3 घंटे की ट्यूशन होती थी, 6 घंटे का स्कूल होता था। स्कूल घर से 1 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ पर मैं पैदल जाता और पैदल ही वापस आता, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता। उसके बाद में फिर से आकर के थोड़ी बहुत सेल्फ स्टडी करनी या फिर कुछ वर्क होता वो करना, और उसके बाद में पूरा फोकस यूट्यूब। इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में और कुछ था ही नहीं। उस वक्त टिकटॉक बहुत चलता, लेकिन टिकटॉक मैंने कभी डाउनलोड ही नहीं किया, पबजी मैंने कभी डाउनलोड ही नहीं किया, और ना ही मेरे पास में टाइम था कि मैं टिकटॉक पर टाइम पास करूँ, पबजी खेलूँ 5 मिनट के लिए भी, बिल्कुल भी टाइम उस वक्त मेरे पास में नहीं था। तो जून और जुलाई तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन जुलाई के एंड में और अगस्त के महीने में मेरी असली जंग शुरू हुई। मेरी जंग हुई मेरे पेरेंट्स से। मैं क्या होता था, मतलब टाइम मेरे पास नहीं होता था, तो मैं सुबह 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे उठता था और उसी वक्त मैं वॉइस रिकॉर्ड करता, क्योंकि शोर नहीं होता था तो मॉर्निंग में एनर्जी भी होती थी, तो अच्छे से वॉइस रिकॉर्ड उस वक्त हो जाती थी। ठीक है, तो मैं उठता था, वॉइस रिकॉर्ड करता, वीडियो एडिटिंग भी उसी वक्त कर लेता, ज़्यादा हाईफाई नहीं करता, तो फटाफट सब कुछ हो जाता था। ठीक है, मॉर्निंग में ही सब कुछ मैं कर लेता था। तो सुबह जब मम्मी किचन तरफ आती, सुबह उठती, तो मुझे देख करके बहुत गुस्सा करती, तो मुझे ऐसे तिरछी नज़रों से देखती और बहुत गुस्से से देखती। तो मुझे अंदर अंदर यार बहुत अजीब सा लगता था उस वक्त कि यार पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करूँ, इन्हें कैसे बताऊँ कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, इससे एक दिन पैसा भी आएगा, तुम्हें पैसा चाहिए ना, पैसा भी इससे आएगा, लेकिन कन्विंस करूँ कैसे। पेरेंट्स बार बार बोलते रहे कि तू पढ़ाई नहीं करेगा, पढ़ाई पर फोकस कर, पढ़ाई पर फोकस कर, तेरा क्या होगा, इससे क्या होगा, ये क्या कर रहा है, क्यों भटक गया है तू ज़िंदगी में। परेशान कर दिया था पूरी तरीके से। और मम्मी मुझसे डेली पूछती थी कि अब तो और वीडियो नहीं बनाने ना, मतलब अब तो हो गया है ना, वो यूट्यूब का काम के भी और बचा हुआ है। तुम्हें दोस्त है कि ये कैसा क्वेश्चन है, मतलब इतना कुछ किया और चैनल थोड़ा ग्रो हुआ है और इस टाइम पर आकर के हम छोड़ दें, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। भले मार डालो, लेकिन छोड़ूंगा तो मैं नहीं यार, क्योंकि इतनी मेहनत करी है मैंने यहाँ आने के लिए नहीं, बल्कि आगे जाने के लिए, तो मैं छोड़ तो नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी प्रेशर मुझ पर डाल ले, मैं नहीं छोड़ने वाला। तो मैंने छोड़ा भी नहीं। ठीक है, तो इस जंग में मेरे पेरेंट्स तो मेरे सामने थे ही सही, मेरे सामने थे मेरे टीचर्स, क्योंकि उनको भी नोटिफिकेशन जाती थी वीडियोज़ की। तो एक बार क्या हुआ, स्कूल में एक टीचर ने मुझसे खड़ा करके कुछ पूछ लिया, मैं नहीं बता पाया ऑब्वियसली, और भी कई सारे लोग थे जिन्होंने नहीं बताया, पढ़ने वाले थे वो भी, लेकिन हाँ मुझे टोंट मारने के लिए उन्हें एक रीज़न मिल गया।
उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने पूछा, मैंने नहीं बताया। तो उन्होंने सीधे सीधे एक ही बात कही कि थोड़ा और वीडियो बना लेता ना, पढ़ाई पर फोकस क्यों नहीं कर रहे हो, ये सब काम बाद में भी हो जाएंगे। मतलब मेरे काम को मजाक समझ रखा था उन्होंने। मतलब उस टाइम ना यूट्यूब को एक थोड़ा अलग तरीके से लेते थे। आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस वक्त यूट्यूब का इतना क्रेज नहीं था, तो इस काम को ना लोग टाइम पास समझते थे। लोगों को ये लगता था कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, टाइम पास के लिए वीडियो बना रहा हूँ। उन टीचर्स को भी यही लगता था, इसलिए वो इतना टोंट मार रहे थे। और मेरी सबसे बड़ी जंग थी मेरे खुद के हालातों से। मेरा सबसे बड़ा साथी जो मेरा वीडियो बनाने में हेल्प कर रहा था, मेरा फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी J2 Pro, उसकी परफॉर्मेंस दिन पर दिन डाउन जा रही थी। उसकी जो बैटरी थी उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। मतलब 4 घंटे चार्ज करते और वो बैकअप देता 2 घंटे का। टाइम के साथ में उसका बैकअप और कम होता गया। 5-6 घंटे चार्ज करते हैं, उसके बाद में मालूम पड़ती है यार वो 40 मिनट का बैकअप दे रहा है, 1 घंटे का बैकअप दे रहा है सिर्फ। और वहाँ तो ठीक था, मेरा फ़ोन मेरा अकेले का नहीं था, मेरा और मेरी बहन दोनों का था। तो कभी कभी क्या होता, मैं वेट करता आराम से, मैं कि यार 4 घंटे चार्ज लगा देता हूँ, अच्छा चार्ज करेंगे उसके बाद में मैं अपना वीडियोस बना लूँगा। तो चार्ज करता, उसके बाद में मेरी बहन चार्ज निकाल लेती और वो चलाने लग जाती। तो वहाँ पर भी मुझे बहुत हर्ट होता। मैंने कि यार ये क्या है, टाइम पहले ही नहीं होता, ट्यूशन में कभी निकल जाता, कभी स्कूल का होता सीन, कभी जब घर पे होते तो ऐसे सीन हो रहे थे। तो बहुत प्रॉब्लम होती मुझे उस वक्त। मैं चाहता तो था कि यार मेरे पास में नया फ़ोन आए, मैं उसमें वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव करूँ, अच्छे से वीडियो बनाऊँ, जल्दी वीडियो बन जाएंगे, अच्छे से बनेंगे। लेकिन कोई चारा नहीं था, मांगने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि वो तो इस पर भी इतना गुस्सा कर रहे थे। उनका था कि ये भी बेच दें, लेकिन मैं नहीं बेचने दे रहा था। इस बार तो उन्हें पकड़ करके रखा था फ़ोन को कि बेचने दूंगा ही नहीं। तो नया दिलाना तो बहुत दूर की बात। और इसी बीच में एक और सबसे बुरी चीज़ हुई कि मेरा जो चैनल था वो फिर से डाउन जाने लगा। यानी कि 15,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद में चैनल बिल्कुल रुक सा गया। जहां मेरे डेली के 300-400 सब्सक्राइबर्स डेली बढ़ रहे थे, वो गिर करके 30, 40, 20, 25, 15, 20 होने लग गए दिन के। तो सोचो अगर सब तरफ से इतना प्रेशर आ रहा है तो कितना स्ट्रेस होता होगा माइंड पर। और मैंने कहा ना, मैं स्टार्टिंग से ऐसा हूँ जो कि छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेने लगता हूँ। तो इतने बड़े बड़े जो प्रेशर है माइंड पर, उनका कितना स्ट्रेस हुआ होगा माइंड पर। मेरी मेंटल हेल्थ अगस्त के महीने में बहुत बुरी तरह बिगड़ चुकी थी। और कई बार मैं स्कूल भी नहीं जाता, मुझे बहुत चिढ़ आती। तो दोस्तों कभी मजाक बनाते, कभी टीचर्स टोकते रहते, कभी क्या, मेरा बहुत माइंड खराब था। तो कभी कभी मैं स्कूल भी नहीं जाता। तो एक बार क्या हुआ, स्कूल की एक टीचर घर पर आई, मम्मी सिलाई का काम करती थी तो उनको ब्लाउज सिलवाने थे। तो घर पर आई और मेरी मम्मी से बोलने लगी कि दीपक स्कूल नहीं आता है कि आजकल दिखता नहीं है स्कूल में। तो टीचर ने उस टाइम पूछ लिया कि ये घर पर आखिर करता क्या रहता है। तो मम्मी ने कहा कि ये यूट्यूब पर वीडियोस बनाता है। और उन टीचर को भी यूट्यूब के बारे में कुछ पता नहीं है कि यूट्यूब में कितना क्या स्कोप है। वो भी ये समझने लग गई कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ। वो टीचर मुझे उनका एग्जाम्पल दे रही थी जो कि टिकटॉक पर वीडियोस बनाते थे, कि हाँ ये मेरे घर में भी ये जो टिकटॉक पर वीडियोस बनाते हैं, ऐसे टाइम वेस्ट है, 12th पर फोकस करो, ऐसे भटक जाओगे जिंदगी में, क्या हो गया है तुमको, क्या कर रहे हो तुम। उस दिन भी मुझे बहुत हर्ट हुआ था। और ऐसे टाइम पर ना मैं कभी किसी को कुछ नहीं बोला, कभी किसी को मुंह पर मैंने जवाब नहीं दिया, ना ही पेरेंट्स को, ना ही किसी फ्रेंड को, ना टीचर को, किसी को भी नहीं। मेरे अंदर सिर्फ ये था कि मेरी जो गवाही है ना, मैं नहीं दूंगा, मेरा वक्त देगा, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक टाइम ऐसा लाऊंगा मैं। आज जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि तू क्यों कर रहा है, एक दिन यही लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि तू ये कैसे कर रहा है। यानी कि सबने मिलकर ठान ही लिया था कि एक 16 साल के बच्चे को मारना ही है। 12th का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, उसके बाद में खुद का जो मैंने ड्रीम देखा है वो पूरा होगा या नहीं होगा, चैनल डाउन चल रहा है, और भी कई सारी मुश्किलें। फ़ोन सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक बैटरी उसमें डलवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, किसी से ले भी नहीं सकता, मतलब लेने का मेरा मन नहीं करता किसी से, क्योंकि मैं दे नहीं सकता रिटर्न, ले लिए तो पेरेंट्स से पैसे ले नहीं सकते बैटरी के लिए। तो बहुत कुछ होता था उस वक्त। और उसी बीच मेरे अंदर ये भी डाउट आने लग गया कि यार मेरा कुछ होगा कि भी नहीं होगा। मैं 12th पर इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, फ़ोन मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, चैनल डाउन जा रहा है, ऊपर उठ ही नहीं रहा है, इतना कोशिश, इतनी वीडियोस बनाने के बावजूद भी इतना वो कर रहा हूँ मैं। और तो क्या होगा मेरा, तो डाउट भी आने लग गया वहाँ पर। बहुत मेरी फिजिकल हेल्थ भी ख़राब हो गई, मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो गई, सब तरह से मैं बहुत बुरी हालत हो गई मेरी। आज भी अगर मैं उस मोमेंट को सोचता हूँ ना तो आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे। मैं जब इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा था ना, तो आप मानोगे नहीं, मैं 3 से 4 बार रोया हूँ बहुत, क्योंकि हर मोमेंट को मैंने फिर से जिया है, वो जो मोमेंट मैंने जिया है ना। लेकिन खुद पर आज गर्व होता है कि मैंने यार इतनी मुश्किलों के बावजूद भी मैं यहाँ पर आ गया, टिक गया हूँ, ठीक है, ऐसा हुआ। तो ज़िंदगी ऐसे ही बोरिंग चल रही थी। जुलाई का एंड और अगस्त का महीना मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा, सबसे स्ट्रगल वाला महीना रहा है। मतलब उतना स्ट्रगल मैंने ज़िंदगी में कभी ना तो किया था, ना ही कभी आई थिंक करना पड़ेगा। बहुत स्ट्रगल किया मैंने। तो किस्मत ने हर तरफ से मुश्किलें फेंकी, खूब रुलाने की कोशिश करी, खूब तोड़ने की कोशिश करी, खूब कोशिश करी कि मैं हार मान लूँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। और इसके बाद किस्मत ने खुद कह दिया कि ले बेटा, ये तो तेरा हक था। अगस्त तक बाद में महीना आया सितंबर का, और सितंबर का महीना मेरी ज़िंदगी को एक अलग ही दिशा में ले गया। 5 सितंबर 2019, टीचर्स डे। मैंने कहा भाड़ में गया टीचर्स डे, दोस्तों मना रहे, मनाने दो, जो कर रहा है करने दो, मुझे बिल्कुल भी इन्वॉल्व इसमें नहीं होना है, क्योंकि मेरे पास ना तो टाइम है, ना ही मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। 5 सितंबर को ही शाम का 4 या 5 बजे का टाइम था। मैंने एक वॉइस रिकॉर्ड करी वीडियो के लिए, जनरली जैसे मैं करता हूँ। और उसके बाद मेरा था कि सुबह उठूंगा जल्दी और इसे एडिट करके यूट्यूब पर डाल दूंगा। तो 6 सितंबर को सुबह मैं जल्दी उठा, उसे एडिट करने लग गया। तो मैंने सोचा कि यार मेरे पास में भी थोड़ा टाइम है, यानी कि 7 बजे, सुबह 7 बजे मेरी ट्यूशन थी, मैं करीब 4:30 या 5 बजे के लगभग उठ जाता था। तो मैंने सोचा यार अभी मेरे पास में टाइम है, तो इससे भी अच्छी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसे एडिट करके यूट्यूब पर डाल देंगे। तो मैंने एक और वॉइस रिकॉर्ड की,
रिकॉर्ड करने के बाद मैंने देखा कि यार ये भी इतनी अच्छी नहीं हुई। जब 2 बार रिकॉर्ड कर ली है तो थोड़ी और अच्छी कर लेते हैं, थोड़ा और टाइम है तो मैंने फिर से एक वॉइस रिकॉर्ड की, वीडियो बनाया, एडिट करा और यूट्यूब पर डाल दिया। यूट्यूब पर डालने के बाद में जब मैंने सुना तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि यार ये वॉइस थोड़ी अजीब क्यों लग रही है। तब मुझे पता चला कि मैंने जो 3rd टाइम वॉइस रिकॉर्ड की थी वो वॉइस मैंने यूज़ नहीं की, बल्कि मैंने 5 सितंबर को शाम को जो वॉइस रिकॉर्ड की थी वही मैंने यूज़ कर ली। तो जब ये पता चला तो पहले ही मूड ख़राब रहता था और ज़्यादा मूड ख़राब हो गया। मैंने कि ये क्या हो गया, छोड़ो अब हो रहा है ज़िंदगी में, बहुत कुछ हो रहा है, ये और सह लेंगे। तो ये करके मैं स्कूल चला गया। स्कूल से जब वापस आया दिन के 1 या 2 बजे, तो फ़ोन में सबसे पहले मैंने वीडियो की परफॉर्मेंस चेक करी। मैं देखता हूँ कितने व्यूज़ आए। तो व्यूज़ वहाँ पर जब मैंने देखे तो उस वीडियो पर 14,000 व्यूज़ थे। और ये देखकर मैं शॉक्ड हुआ कि यार इस पर 14,000 व्यूज़ कैसे। तो उस वीडियो पर 14,000 व्यूज़ थे और टाइम के साथ में उस वीडियो पर व्यूज़ बढ़ते ही गए और 20 दिन बाद उस वीडियो पर थे 1 मिलियन व्यूज़। पहली बार मेरे किसी वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज़ आए और आज उसी वीडियो पर 26 मिलियन व्यूज़ है। उस वीडियो पर जब पहले ही दिन इतने व्यूज़ आए थे ना, तो उसके बाद मैं बैक टू बैक वीडियोस अपलोड कर रहा था। मैंने कि हार नहीं माननी है, करो, अपनी ओर से जितना कर सकते हैं करो। और उस वीडियो की वजह से सब्सक्राइबर्स दिन पर दिन बढ़ रहे थे और मैं बैक टू बैक वीडियोस अपलोड कर रहा था। पहले से भी ज़्यादा मेहनत अब मैं करने लगा था। और मज़े की बात ये थी कि मेरे हर वीडियो पर बहुत व्यूज़ आ रहे थे। मेरी लाइफ का वो सबसे गोल्डन मोमेंट था। कैसे मैं आपको बताता हूँ। 6 सितंबर को मैंने वो वीडियो अपलोड किया था, वो वायरल हुआ, उसके साथ में बाकी वीडियोज़ भी वायरल हुए टाइम के साथ में। तो 6 सितंबर के बाद में 11 सितंबर को मेरे 20,000 से तो 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। और उसके 11 दिन बाद यानी कि 22 सितंबर को मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए। उसके 2 दिन बाद 24 सितंबर को मेरे 2 लाख कंप्लीट हुए और उसके 2 दिन बाद 26 सितंबर को मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए। यानी कि चैनल जो था ना वो हवा में उड़ रहा था, मेरी हर वीडियो वायरल हो रही थी। तो सितंबर के महीने में ही मेरी ग्रोथ को देख करके मुझे पहली स्पॉन्सरशिप मिली। 28 सितंबर को मैंने अपना पहला स्पॉन्सर वीडियो किया और उसका जो पेमेंट था वो मुझे अक्टूबर के 1st वीक में मिल गया। और मैंने पहले ही अपने घर वालों से कह दिया कि इसमें से आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा, ठीक है। आपने इसमें नेट नहीं डलवाया, बहुत टोंट मारे हो, जब भी नेट डलवाया बहुत गुस्से में डलवाया, तो मैं आपको इसमें से 1 रुपया भी नहीं दूंगा, सबसे पहले मैं फ़ोन लाऊंगा। मम्मी ने कहा हाँ ठीक है जाने, क्योंकि मम्मी को विश्वास हो चुका था, क्योंकि मैंने जो उनको कहा था कि पैसे आएंगे, एक ना एक दिन आएंगे, तो वो आ गए। और जब वो आए तो मम्मी को भी विश्वास हो गया कि हाँ इसने सही कहा था और जो कर रहा है ये भी सही है। और जो पुराना फ़ोन था वो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अभी भी संभाल करके रखा है, ना कभी बेचा है ना कभी बेचूंगा। ये रहा वो फ़ोन। इस फ़ोन से, ये सैमसंग का गैलेक्सी J2 Pro है। इस फ़ोन से मैंने 3,70,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए थे इस फ़ोन से। बहुत तड़पाया इस फ़ोन ने। अब क्या कहूँ, इसको अच्छा कहूँ या बुरा करूँ। तड़पाया भी इसी ने और सक्सेस भी इसी फ़ोन ने दिलाई। खैर जो भी हो, इसे म्यूजियम में रखना चाहिए। तो मैंने फ़ोन चेंज किया और उसके बाद मेरी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई थी। यानी कि फ़ोन था मेरे पास में तो मेरी बहन से लड़ाई होना बंद हो गई, उसको एक अलग फ़ोन, मेरा एक अलग फ़ोन। पेरेंट्स को विश्वास हो गया था कि हाँ ये जो कर रहा है सही है और पैसे भी आएंगे, तो उन्होंने इतना मेरा प्रेशर डालना बंद कर दिया। और मेरे चैनल ने जो रफ्तार पकड़ी वो तो मैंने आपको बताई दी। तो चैनल भी बहुत सही से चल रहा था, पढ़ाई भी मैं अच्छे से कर रहा था, तो 12th का इतना प्रेशर भी मेरे ऊपर अब था नहीं। तो ज़िंदगी हर तरफ से थोड़ी बैलेंस होने लगी। और जब सितंबर में मेरे इतने अच्छे व्यूज़ आए तो उसके मेरे को यूट्यूब का भी काफ़ी अच्छा अमाउंट मिला। यानी कि जुलाई में मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हुआ था लेकिन उसका पेमेंट नहीं आया। जुलाई अगस्त में इतने व्यूज़ नहीं आए तो पेमेंट ही नहीं बना। जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर इन सब का मिला करके मेरा एक साथ पेमेंट आया था यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट 55,000 रुपये। और जब 55,000 रुपये आए तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट था 55,000 रुपये। पैसे सारे पापा के अकाउंट में आए तो पापा को पूरी तरह से विश्वास हो चुका था कि ये जो कर रहा है ना ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। और जब सक्सेस मिली तो कई सारे लोगों का ये होता है कि यार थोड़ा एटीट्यूड में हो जाते हैं, घमंड में हो जाते हैं, सक्सेस को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं। और जब मुझे सक्सेस मिली तो पहले वाला दीपक दया और बाद वाले दीपक दया में बिल्कुल भी फर्क नहीं था। उसका जो एटीट्यूड था बिल्कुल सेम था। कोई घमंड नहीं, किसी से एटीट्यूड में बात नहीं करना, जैसा मैं पहले था वैसा ही मैं अभी भी हूँ। मैंने अपनी सक्सेस को सीरियसली लिया ही नहीं। मेरा जो फोकस था वो बिल्कुल भी डगमगाया नहीं, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। मैंने कहा यहाँ तक आया हूँ, यहाँ जाने के लिए नहीं, आगे जाने के लिए। ये तो कुछ भी नहीं है। मेरा जो ड्रीम था वो ये नहीं, अभी और बहुत अच्छा करना है, अपने कंटेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। मेरी पूरी यूट्यूब जर्नी को 1 साल हो चुका था, यानी कि जनवरी 2020 आ चुका था और मेरे सब्सक्राइबर्स थे 7.5 लाख। उसके 1 महीने बाद फरवरी में मेरे हो गए 9 लाख सब्सक्राइबर्स। और मार्च के महीने में हमारी 12th की एग्जाम आने वाली थी, तो फिर मैंने 1 महीने का पूरा गैप दे दिया, यूट्यूब पूरी तरीके से छोड़ दिया। तो पूरा फोकस मैंने पढ़ाई में लगा दिया। और एग्जाम के बीच में ही मैं सेम चीज़ सोच रहा था जो चीज़ मैं 11th के एग्जाम में सोच रहा था कि बस एक बार खत्म हो जाए, एक बार खत्म हो जाए, एक बार खत्म हो जाए, फाड़ के रख देंगे, फोड़ करके रख देंगे, बहुत मेहनत करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सेम चीज़ मेरी अभी भी थी। मतलब मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था, इधर ट्यूशन थी, स्कूल था, तो काफ़ी टाइम जा रहा था। तो मेरा ऐसा था कि अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं अगर इतना कर सकता हूँ तो जब ये सब कुछ चला जाएगा, ट्यूशन स्कूल सब भाड़ में जाएंगे, 12th के बाद में तब मैं कितना कुछ कर सकता हूँ। तो मैं सोचता बस 12th खत्म हो, 12th खत्म हो, 12th खत्म हो, फोड़ करके रख देंगे। 3 पेपर हुए, उसके बाद में लॉकडाउन लग गया, फंस गए बुरी तरीके से। अब 2 पेपर और बचे हुए हैं तो इनका टेंशन कि 2 पेपर होंगे या नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे। और लाइफ में उस वक्त और भी कई सारी चीज़ें हुई जो कि मैं अभी पब्लिकली यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता। तो वहाँ पर भी फिर से मेंटल हेल्थ थोड़ी खराब हो गई। और उस वक्त लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन के बीच में ही 9 अप्रैल को मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके थे।
लेकिन जो 1000 पर खुशी मिली थी ना, वो 1 मिलियन पर बिल्कुल भी नहीं मिली। 1 मिलियन की खुशी इतनी बड़ी और 1000 की खुशी इतनी बड़ी, मतलब इस छत को फाड़ करके निकल जाए इतनी बड़ी खुशी। 1 मिलियन की खुशी बहुत छोटी थी, क्योंकि 1000 में बहुत एफर्ट लगा था। 1 मिलियन में तो बहुत स्पीड से सब्सक्राइबर बढ़े थे, तो कंप्लीट हो गए थे। तो लॉकडाउन खत्म हुआ, उसके बाद में हमारे 12th के जो 2 पेपर बचे हुए थे, वो 2 पेपर फिर से हुए। 12th का रिजल्ट भी आया और मेरे बने 78%। और मैं इससे बहुत खुश था, मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं था, मैं इससे बहुत खुश था। और एक्चुअली ना मैं इससे भी ज़्यादा बना सकता था। मेरा 85 तो मैं आराम से बना लेता, क्योंकि बीच में ना बहुत एग्ज़ाम टाइम के बीच में बहुत कुछ हुआ, तो उसने बहुत कुछ मामला बिगाड़ दिया। अदरवाइज़ मेरे 85 तो कहीं नहीं गए थे। लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश था, क्योंकि 78 भी मेरे बन गए यार। मैंने कि इट्स ओके, बहुत मैंने इतना कुछ किया इस बीच, इस 12th क्लास में, उसके बावजूद भी मेरे 78 बन गए। मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी एजुकेशन बस यहीं तक है। पहले मेरे माइंड में ये था कि मेरी जो एजुकेशन है वो सिर्फ 12th तक, क्योंकि उसके बाद में आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करूँगा, ड्रॉप दूंगा। अगर मेरी इच्छा करेगी तो आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज ड्रॉप। लेकिन मेरे अंदर थोड़ी इनसिक्योरिटी आने लग गई, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई, तो मैंने सोचा फर्स्ट ईयर कर लेते हैं। मैंने अपना फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से प्लेन बीएससी की थी, उसके बाद में सेकंड ईयर में आकर के मैंने ड्रॉप दे दिया। अब ड्रॉप क्यों दिया, इसके कई सारे रीज़न, इस पर अब डेडिकेटेड वीडियो में बात हो सकती है। फिर भी जो मेन रीज़न था वो यही था कि मुझे इस फील्ड में अब कुछ भी नहीं करना था। मेरा जो मेन फोकस था वो यही था कि मैं कंटेंट क्रिएशन में कुछ बहुत बड़ा करूँ। तो इधर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। इधर डिग्री मिल भी गई तो उस डिग्री का मैं क्या करूँगा, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए रहेगी, बाकी मेरे कुछ काम नहीं आएगी। इस वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, तो मैंने छोड़ दिया। अब मैंने यहाँ पर पढ़ाई ज़रूर छोड़ी है, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ा, सीखना नहीं छोड़ा। हर दिन सीखता हूँ, और उन लोगों से ज़्यादा सीखता हूँ जो अभी भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह कॉलेज कर रहे हैं ना, उनसे ज़्यादा सीखता हूँ। और हर उस इंसान से आज मैं आगे हूँ जो कि मेरा मजाक बनाते थे। तो मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए, 12th भी खत्म हो चुकी थी, मेरे पास काफ़ी टाइम भी था, तो डेडिकेटेड फिर मैं यूट्यूब पर ही काम करता था। फिर मैंने अपना पीसी लिया, टाइम के साथ में काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव करी, करते गया। उसके बाद में 1 मिलियन, 2 मिलियन हुए, 3 मिलियन भी कंप्लीट हुए। और अभी इसी साल हमारा घर बनकर कंप्लीट हुआ है। हमारा जो ये ऑफिस आप देख रहे हैं ये बनकर कंप्लीट हुआ है। इस सब में अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो 60 लाख से तो 70 लाख के बीच में हो चुका है, और वो सारा मेरी तरफ से ही था, ठीक है। और अभी मेरी उम्र सिर्फ 19 साल है, यानी कि पढ़ाई करने की उम्र में, जॉब करने की उम्र में मैंने लोगों को जॉब दे रखी है। उस वक्त मेरे पास में ये वाला फ़ोन था, और आज मेरे पास में ये वाला फ़ोन है। तब मैं आईने में देखकर अपने आप से कहता था कि यही पसीना एक दिन तेरे लिए बहुत अच्छा सेटअप बनाएगा, जिसमें तो अच्छे से वीडियो बना सकेगा। आज मेरे पास वो सेटअप है। मेरे पेरेंट्स ने भले ही मुझे सपोर्ट नहीं किया, वो सपोर्ट क्यों नहीं किया, देखो उन्हें लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही नहीं है, बस इसलिए उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। अदरवाइज इनडायरेक्टली आप देखोगे तो वो मेरा भला ही चाह रहे थे, ठीक है। तो भले ही उन्होंने मेरा सपोर्ट नहीं किया इस चीज़ में, लेकिन मैंने अपनी ओर से पूरा सपोर्ट किया। मैंने उन्हें हर वो खुशी देने की कोशिश करी जो उन्हें ज़िंदगी में कभी नहीं मिली थी। अभी मेरी टीम में राइट नाउ 4 से 5 लोग काम करते हैं। हमारे 2 चैनल से, एक तो जिस पर आप अभी वीडियो देख रहे हो ये, और एक और सेकंड चैनल भी है जहाँ पर मैं यूट्यूब के बारे में सिखाता हूँ। शायद आप में से कई लोग पहले से जानते होंगे। उस पर भी हमारे 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, आप में से कई लोग जानते होंगे, देखते भी होंगे। तो यहाँ तक का ये सफ़र था। अब हमें इससे क्या सीख मिलती है? आपकी उम्र कम है या ज़्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपकी सोच कितनी बड़ी है और आपके सपने जो हैं वो कितने बड़े हैं। अगर आपकी सोच बड़ी है, आपके सपने बड़े हैं, तो आपकी ज़िंदगी में आपकी उम्र का कोई रोल नहीं होगा। दूसरी सीख कि अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं, आपके सपनों में एक्चुअल में जान है, आपके सपने सच्चे हैं, तो आपके हालातों को आपके सामने झुकना पड़ेगा। तीसरी सीख, माँ बाप की जो इंटेंशन होती है, उनकी जो नीयत होती है, वो कभी भी गलत नहीं होती, हमेशा सच्ची होती है। इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनके डिसीजन भी सही हो। उनकी नीयत सही थी लेकिन डिसीजन सही नहीं थे, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उन्हें कन्विंस करो, उनको ये बात समझाओ कि आपके डिसीजन गलत हैं, जैसे कि मैंने समझाया था। और सिर्फ वही इंसान अपने पेरेंट्स को समझा सकता है जो खुद पर पूरा विश्वास करता है, जिसको खुद पर पूरा विश्वास है। क्योंकि जिस इंसान को खुद पर ही विश्वास नहीं है कि वो ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो अपने पेरेंट्स को कैसे समझाएगा कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मुझे खुद पर पूरा विश्वास था कि मैं कर पाऊंगा, इसलिए मैं अपने पेरेंट्स को समझा पाया कि हाँ मैं ये कर पाऊंगा। उन्हें पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रहा है, लेकिन उन्हें लग रहा था कि हाँ ये कुछ कह रहा है तो कुछ न कुछ तो होगा, इसलिए कंटिन्यू करने दिया। भले बीच में बहुत प्रॉब्लम दी उन्होंने, लेकिन कंटिन्यू करने दिया। और एक और चीज़ जो कि टीचर्स को और इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को समझनी चाहिए कि क्लास का जो सिलेबस सिर्फ उसको पढ़ाना ही रियल एजुकेशन नहीं है। सिर्फ क्लास के सिलेबस के लिए बच्चों को बाकी फील्ड से दूर रखना इज नॉट अ रियल एजुकेशन सर। और सबसे बड़ी सीख कि अगर मेरे जैसे लड़का उस कंडीशन से निकल करके आज यहाँ आ सकता है, तो इस दुनिया में कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। और इस जंग में मेरे सामने मेरे अपने ही थे, मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, सारे अपने ही थे। बाकी दूसरे लोग कोई नहीं थे, मेरे अपने ही थे। मेरे खुद के हालात, ये सब कुछ मेरे अपने ही थे जिनसे मैं लड़ रहा था। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस जंग में मेरी जीत हुई और मैं एक योद्धा की तरह लड़ा। अगर मैं चाहता तो बाकियों की तरह मैं भी टिकटॉक पर टाइम पास करता रहता, स्क्रॉल करते रहता, पबजी खेलता रहता। मेरे ऊपर पेरेंट्स का कोई प्रेशर नहीं था। उनका ये नहीं था कि तू कुछ कर, कुछ अलग कर, ऐसा नहीं था। उनका तो था कि जो कर रहा है बस यही कर। ये जो सारी मुश्किलें थी ये मैंने खुद ने मोल ली थी, और ये जो जंग थी ये मैंने खुद ने शुरू की थी। इसलिए सारी जिम्मेदारियां भी मैंने खुद के सर पर ली, कोई बहाना नहीं बनाया। मैंने कहा अगर ये जंग मैंने शुरू करी तो बहाना कैसे, आलस कैसे? आलस क्या होता है मैं भूल ही गया था। आलस आना छोड़, आलस करने का टाइम ही नहीं था। आजकल मैं देखता हूँ छोटी छोटी चीजों के लिए लोग बहाने बनाते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, यूट्यूब पर वीडियो बना रहे तो व्यूज कम आ रहे हैं, इतने छोटे छोटे बहाने। मेरे सामने इतने बड़े बड़े रीजन थे बहाने बनाने के। ऐसे तो मैं भी कह सकता था कि यार मेरे पास में ये फोन है,
में सपोर्ट नहीं करता, बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं, मेरे बहन का फोन है, मेरे पास फोन नहीं है तो मैं वीडियो नहीं बना सकता। मैं चाहता तो बोल देता कि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, पेरेंट्स बनाने नहीं दे रहे वीडियो तो नहीं बनाता। मैं चाहता तो बोल सकता था कि यार मेरी 12th क्लास में मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता, एग्जाम आ रही है, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, कितने बहाने थे मेरे पास बनाने को, लेकिन एक बहाना भी मैंने नहीं बनाया क्योंकि सारी जिम्मेदारियां जो थी ना वो मैंने अपने सर पर ली कि सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर है तो बहाना कैसा। जंग में बहाना बना करके आप हार जाओ या फिर सारी मुश्किलों का सामना करके आप उस जंग में आगे बढ़ो, उसके बाद में आपकी हार हो या जीत हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अंत में आपके अंदर से ये आवाज आनी चाहिए कि यार मैं एक योद्धा की तरह लड़ा, मैंने जिंदगी में हार नहीं मानी, भले मैं जीता नहीं लेकिन मैंने हार भी नहीं मानी। और लड़ने के बाद में अगर आपकी हार भी होती है तो जिंदगी की एक हार आपकी आखिरी हार नहीं होती है। आपने ये सीखा कि लड़ते कैसे हैं, जो कि दुनिया में करोड़ों लोग नहीं सीख पाए कि लड़ते कैसे हैं जिंदगी में। मुझे इतना गुस्सा आता है ना उन लोगों पर जो छोटी छोटी बातों के लिए बहाने देते हैं, या छोटी छोटी बातों के लिए बहाने मत दो, या तो बहाने दे लो या सपने पूरे कर लो। अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं तो आपकी जो पूरी किस्मत है ना वो भी आपके सामने झुक जाएगी, बोले कि ले ले बेटा ये तेरा हक है। वो कहते हैं ना कि किस्मत में ना लिखा हो वो एक अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये बहुत गलत बात है। कम उम्र में मैंने बहुत मुश्किलें देखी और इसीलिए कम उम्र में मुझे इतनी सक्सेस भी जरूर मिली और आपको भी जरूर मिलेगी। बस खुद पर विश्वास रखना, बहाने मत बनाना, और अगर आपको खुद पर पूरा विश्वास है तो आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर ही लोगे, ठीक है। तो ये थी मेरी कहानी और उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस कहानी ने आप में से कई लोगों को इंस्पायर किया होगा। और जो लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं उनका दिल से शुक्रिया। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।